चलिए भाई, हो जाइए फटाफट तैयार आज की कक्षा में अध्ययन करने के लिए। आज हिंदी विषय के 11वें अभ्यास प्रश्न पत्र को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, यानी उसका अध्ययन करेंगे। और आइए फटाफट देखते हैं तत्काल में कि आज का पेपर कैसा जाता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। मित्रों, पहला प्रश्न पूछा है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है। अनभिज्ञ शब्द क्या है? अनभिज्ञ शब्द का क्या पूछ रहा है? विलोम। विलोम का मतलब उल्टा, प्रतिकूल, विपरीत, ठीक ना। यहाँ विकल्प दिया गया है, भिज्ञ है, अभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनअभिज्ञ। ये विकल्पों में से इस शब्द का हमको विलोम शब्द छांटना है कि कौन सा विलोम शब्द है। लेकिन मित्रों, इसका विलोम शब्द छांटने के पहले, विकल्प में से छांटने से पहले हमको इस बात का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए कि विलोम शब्द की रचना किस प्रकार से होती है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है विलोम शब्द बनाने के लिए हमको। जैसे कि हमको सबसे पहले ध्यान देना होता है जाति, जाति या वर्ग का। सबसे पहले इसका हमको ध्यान में रखना होता है। कहने का मतलब कि शब्द जिस जाति या वर्ग का हो उसका विलोम भी उसी जाति या उसी वर्ग का होना चाहिए, तब तो सही है विलोम। जैसे कि यदि शब्द तत्सम है, क्या है? तत्सम है, तो उसका विलोम भी तत्सम होना चाहिए। यदि शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होना चाहिए। यदि शब्द देशज है तो उसका विलोम भी देशज होना चाहिए। यदि शब्द विदेशज है, विदेशज है, तो उसका विलोम भी क्या होना चाहिए? विदेशज होना चाहिए। तब समझिए कि हमारा विलोम हमने जो बनाया है वह विलोम सही है, अन्यथा गलत हो सकता है। ठीक है। जैसे हमने कहा प्रकाश, क्या कहा हमने? प्रकाश। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार होगा, अंधकार। ठीक है ना। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार। एक शब्द है अंधेरा, अंधेरा। आप ऐसा ना समझिएगा कि प्रकाश का विलोम यह होगा। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश तत्सम है। क्या है? तत्सम। जब तत्सम है तो उसका विलोम भी क्या होना चाहिए? तत्सम होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रकाश का विलोम अंधकार, यह भी तत्सम शब्द है। जबकि अंधेरा क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ठीक। हाँ, उजाला का विलोम, उजाला का विलोम अंधेरा होगा। उजाला का विलोम क्या होगा? अंधेरा होगा। क्यों? क्योंकि यह जो उजाला है यह तद्भव है। क्या है? तद्भव। जब यह तद्भव है तो इसका विलोम भी क्या होना चाहिए? तद्भव होना चाहिए। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से है खुशबू, खुशबू। खुशबू का विलोम क्या होगा? बदबू। खुशबू का विलोम क्या होगा? बदबू। क्यों होगा? क्योंकि यह विदेशज शब्द है। यह खुशबू विदेशज है तो इसका विलोम भी विदेशज ही होगा, न कि दुर्गंध होगा। ठीक ना। यह नहीं होगा। ऐसा ना सोचिएगा कि खुशबू का विलोम दुर्गंध होगा, यह होगा ही नहीं। ठीक है ना। इसके बाद एक बात और ध्यान में रखेंगे, व्याकरणिक कोटिका। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है? व्याकरणिक कोटिका। व्याकरणिक, व्याकरणिक, व्याकरणिक कोटि। व्याकरणिक कोटि का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब कि शब्द जिस व्याकरणिक कोटि का होगा, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, जो भी है, तो उसका विलोम भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होगा। यानी यदि शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक ना। और सर्वनाम है, सर्वनाम है तो उसका विलोम भी क्या होगा? सर्वनाम ही होगा। यदि विशेषण शब्द है,
शब्द यदि विशेषण है तो उसका विलोम भी क्या होगा, विशेषण होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा लघु, हमने कहा लघु, लघु का विलोम पूछ रहा है तो लघु का विलोम क्या होगा, गुरु होगा। लघु का विलोम क्या होगा, गुरु होगा, न कि दीर्घ होगा। आप ऐसा न समझिएगा कि यह दीर्घ होगा। क्यों? क्योंकि लघु एक विशेषण शब्द है, तो इस विशेषण शब्द का विलोम भी क्या होगा, विशेषण होगा, ठीक है ना। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नंबर आता है उपसर्ग का। इसके बाद क्या नंबर आता है, उपसर्ग का, यानी उपसर्ग, उपसर्ग से भी विलोम शब्द की रचना होती है। आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब कि यदि हमारा जो मूल शब्द है किसी उपसर्ग से प्रारंभ होता है तो उसका विलोम शब्द भी उपसर्ग से ही प्रारंभ होगा, और ऐसे उपसर्ग से प्रारंभ होगा जो कि मूल शब्द में जुड़ा हुआ उपसर्ग है, वह उसका विलोम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विलोम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने कहा एक शब्द है बुद्धि, क्या है, बुद्धि। इसके पहले यदि हम सु उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा, सुबुद्धि। क्या हो जाएगा, सुबुद्धि। अब इसका विलोम यदि हमको लिखना है तो यह जो हमारा मूल शब्द है बुद्धि यही रहेगा। हमको क्या करना है, इसमें जो पहले उपसर्ग लगा हुआ है इस उपसर्ग का विलोम इसमें जोड़ देना है। इस उपसर्ग का विलोम उस उपसर्ग इसमें जोड़ देना है, हमारा विलोम शब्द तैयार हो जाएगा। तो सु में यदि हम इसमें कु जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, कुबुद्धि। सुबुद्धि का विलोम क्या होगा, कुबुद्धि। उसी प्रकार से सुपथ, सुपथ का विलोम क्या होगा, कु और पथ, ठीक, ये उपसर्ग से है। उसी प्रकार से आपको प्रत्यय का भी ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, प्रत्यय। कहने का मतलब जिस मूल शब्द में यदि कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो उसका जो विलोम है उसी के समान प्रत्यय वाला होना चाहिए। जैसे हमने कहा लघु, लघु, ठीक ना। लघु का विलोम क्या होगा, गुरु, अभी अभी हमने बताया है। इसमें यदि हम ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लघुता। तो ता प्रत्यय जब यहां जुड़ा हुआ है तो हमारे जो विलोम शब्द हमको बनाना है इसमें भी हमको ता प्रत्यय जोड़ देना है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि लाघव, लाघव, लाघव का विलोम बनाना है तो वहां पर व, ये देखिए लास्ट में क्या है, वह है, तो क्या होगा, गौरव, यानी लाघव का विलोम क्या हो जाएगा, गौरव। तो इन सभी बातों का आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद स्त्रीवाचक प्रत्यय भी होता है, संबंध द्वारा प्रत्यय, लिंग परिवर्तन द्वारा प्रत्यय है विलोम, ठीक है ना। स्त्रीवाचक प्रत्यय से बनाए गए विलोम शब्द और संबंध द्वारा बनाए गए विलोम शब्द भी होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष, है ना। ये संबंध द्वारा बनाए गए विलोम है। और स्त्रीवाचक प्रत्यय से जैसे हमने कहा पहाड़, पहाड़ पुल्लिंग है, स्त्रीवाचक प्रत्यय यदि हम इसमें लगा दें तो पहाड़ का विलोम क्या हो जाएगा, पहाड़ी। क्या हो जाएगा, पहाड़ी, है ना। अगर हम कहें ये धोबी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसमें यदि हम इन प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, धोबिन, हो गया ना। तो ये स्त्रीवाचक प्रत्यय से बनाए गए विलोम शब्द है। अब आइए प्रश्न पर। पूछ रहा है अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है। अब यहां देखिए मूल शब्द हमारा क्या है, भिज्ञ। मूल शब्द क्या है, भिज्ञ। भिज्ञ के पहले क्या लगा है, अन उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अन उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है, इसका मतलब इसका जो विलोम होगा उसमें भी कोई उपसर्ग लगना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए लिखा है अभिज्ञ, ठीक है ना। यहां पर सी वाले में देखिए लिखा है अनाभिज्ञ,
अनभिज्ञ लिखा है, या होना चाहिए था अनभिज्ञ। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, और इसमें कोई उपसर्ग लगा नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ये दोनों उपसर्ग और मूल शब्द हमारे अलग अलग हैं, इसलिए हो नहीं सकता। तो इसमें होगा क्या, इसका उत्तर भी होगा, ठीक है ना। भिज्ञ का अनभिज्ञ का जो विलोम है वह क्या होगा, अभिज्ञ। भिज्ञ माने क्या होता है, जानकार होता है। विज्ञ माने क्या होता है, जानकार होता है। और अभिज्ञ, ये जो लिखा हुआ है, अभिज्ञ का मतलब होता है अधिक विषयों का जानकार। विज्ञ माने जानकार, अभिज्ञ माने अधिक विषयों का जानकार। और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब बिल्कुल जानकार ना होना, अनजान होना। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्प में से ऋजु का विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी का अर्थ होता है विलोम, ठीक ना। यहां पर दो शब्द हैं, विरुद्ध धन अर्थी, ठीक। विरुद्ध माने विपरीत, अर्थी माने अर्थ देने वाला, यानी विपरीत अर्थ देने वाला, कहने का मतलब विलोम, ठीक। यहां पर लिखा है ऋज, ऋज का मतलब होता है क्या, सरल। सरल का विलोम क्या होता है, टेढ़ा। सरल का विलोम क्या होता है, टेढ़ा। और टेढ़ा, इस विकल्प में देखिए कि यह अर्थ कौन सा शब्द दे रहा है, तो एकदम सीधे सीधे दिखाई दे रहा है यह, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी, वक्र। वक्र माने टेढ़ा होता है, ठीक है ना। यह जो ऋज लिखा हुआ है यह तत्सम है, और यह जो वक्र है यह भी तत्सम है। अभी अभी हमने बताया है कि यदि शब्द तत्सम से संबंधित है तो उसका विलोम भी तत्सम होना चाहिए, तद्भव है तो तद्भव होना चाहिए, है ना। देशज है तो देशज, विदेशज है तो विदेशज, ठीक। एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर दिया हुआ है विरुद्ध अर्थी, इसमें कौन सी संधि है। मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहां पर देख लीजिए अ है, पहले जो प्रथम शब्द है उसके अंत में अ है, और द्वितीय शब्द के शुरुआत में क्या है, अ है। और हम जानते हैं कि अ से अ जब मिलता है तो हमेशा इसकी रचना होती है। और यह किसका पहचान है, आप जानते हैं दीर्घ स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का पहचान है यह, ठीक है ना। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो बनेगा, विरुद्धार्थी, ठीक। आगे, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश दिया हुआ है, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं, विकल्प में से आपको छाट कर लिखना है। तो यहां पर एकदम सीधे सीधे विकल्प बी होगा, लिखा है आकिंचन। आकिंचन शुद्ध नहीं है, यह होता है अकिंचन, ठीक। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक। आगे, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तरंग, घोटक, घोड़ा है। तो आप जानते हैं कि घोटक माने घोड़ा होता है, घोड़ा तो है, ये है घोड़ा, है माने भी घोड़ा होता है। कहने का मतलब ये तीनों जो हैं अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। एक यही विकल्प ए पर्यायवाची नहीं है, किसका, अश्व का। तरंग का मतलब होता है लहर, ठीक है ना। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, ए, ठीक। आगे चलते हैं। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं, समान धन अर्थी। समान अर्थी माने अर्थ देने वाला, समान अर्थी मतलब समान अर्थ देने वाला। तो ये दोनों शब्द जो दिए गए हैं, इस विकल्प में से, इन विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि इन दोनों के अर्थ के समान अर्थ देते हैं, ठीक है ना। कोप माने क्या होता है, गुस्सा होता है। रोष माने क्या होता है, गुस्सा होता है, ठीक है ना। और ये दोनों क्रोध के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर देखिए विकल्प डी, प्रश्न का जो उत्तर है वह मिल गया। आगे चलिए, देखिए प्रश्न संख्या 6, शुद्ध शब्द है कहां है, विकल्प में। चार विकल्प में से कहने का मतलब कि एक शब्द शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। हमको शुद्ध शब्द का चयन करना है। अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है।
तो पहला विकल्प दिया गया है अनाधिकार, यह अशुद्ध है, इसके स्थान पर होना चाहिए अनाधिकार। ठीक, यानी कहने का मतलब कि यह अशुद्ध है। यहां पर लिखा गया है अहिल्या, अहिल्या के स्थान पर होना चाहिए अहल्या। ठीक, यानी यह भी गलत। अंतर ध्यान है, सी वाला अंतर ध्यान लिखा गया है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे शब्दों के ऊपर आप लोग एकदम विधिवत रूप से ध्यान देंगे। अंतर ध्यान भ्रमित कर देता है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग बातचीत में हम लोग हमेशा करते रहते हैं, तो कभी गड़बड़ी हो जाती है। तो इस बात से आप सावधान रहिएगा कि इसका शुद्ध क्या होता है, अंतर्धान। अंतर ध्यान नहीं होता है, धा पूरा होता है, अंतर्धान। ठीक है ना, यह शुद्ध शब्द है, यानी यह भी अशुद्ध है। यह जो लिखा गया पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों विकल्प क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, उपर्युक्त, ये चौथा। कहने का मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प डी है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी। ठीक, क्या पूछ रहा है, वर्तनी अशुद्ध है, किसकी है, महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। ठीक, तो कौन सा अशुद्ध शब्द है, महत्व भी शुद्ध है, वाल्मीकि भी शुद्ध है, पैतृक भी शुद्ध है, यह सन्यासी अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये होना चाहिए। ठीक ना, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, विकल्प डी। ध्यान से देखिएगा, सन्यासी, यह भी प्रश्न भ्रमित शब्द जो है कि भ्रमित कर देता है, तो इस से भी आप लोग सावधान रहिएगा। अशुद्ध शब्द यही है, बाकी शुद्ध है। इसके बाद अंधे को दीपक दिखाना, ध्यान दीजिएगा, अंधे को क्या दिखाना है, दीपक दिखाना। जब दीपक दिखाएंगे तो प्रकाश होगा, और प्रकाश अपना असर कब दिखाएगा, जब अंधकार होगा। अंधकार क्या है, अज्ञानता का प्रतीक है। ठीक है ना, और जो अंधा है उसे तो हमेशा अंधकार ही दिखाई देगा। मतलब कि यहां जो शब्द दिया गया है, अंधे का मतलब अंधकार, जिसको कुछ भी दिखाई न देता हो तो उसको तो अंधकार ही दिखाई देता है ना। लेकिन अंधकार का मतलब क्या होता है, अज्ञान होता है। तो और ये जो दीपक होता है वह ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक है ना, और अंधा अज्ञान का प्रतीक। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति अज्ञानी है उसको ज्ञान रूपी दीपक दिखाना, अंधेरे से प्रकाश में लाना। अब देखिए मुहावरा है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंधे का रास्ता रोशन करना, यह नहीं होगा। ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। इसमें से विकल्प बी सही है। हमने क्या कहा, अंधे का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब अज्ञान, अज्ञानी होना, और अज्ञानी का मतलब ना समझ होना। तो जो व्यक्ति ना समझ है उसको ज्ञान रूपी दीपक दिखलाना या उसको उपदेश देना, दोनों बात बराबर है। कहने का मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर यह विकल्प बी है। ठीक है ना, इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह रास्ता है, क्या है, दुर्गम है, उरीण है, अनुमोदन, अवाई। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी। ठीक, इसमें विकल्प ए भरा जाएगा, यह रास्ता दुर्गम है। ठीक ना, क्या है, दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। ठीक, यह विकल्प उचित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोच विचार करने के खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी, फिर खाली स्थान, पर नहीं पहुंच सके। कहां नहीं पहुंच सके, निदान, प्रमाण, परिमाण, परिणाम। निदान माने क्या होता है भाई, खोज, तो खोज पर नहीं पहुंच सके, या तो गलत है। प्रमाण, प्रमाण का मतलब साक्ष्य होता है ना, यह भी गलत है। परिमाण, परिमाण का मतलब मात्रा होता है, यह भी गलत है। तो परिणाम, यह परिणाम, किसी परिणाम पर, ठीक, यह विकल्प डी उचित है। ठीक है ना, विचार करने के बावजूद भी हम किसी
परिणाम पर नहीं पहुंच सके। ठीक, यही विकल्प डी उचित है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ठीक, अब देखिए, पहले तो हम यह जान लें कि सरल वाक्य कहते किसको हैं। ठीक है ना, सरल वाक्य कहते किसको हैं, थोड़ा इसको देख लें हम। यदि हम रचना की दृष्टि से देखें, रचना की दृष्टि से देखें तो जो वाक्य होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक, सरल वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसको हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जैसे यहां पर लिखा गया है लड़का दौड़ता है, इसमें कर्ता एक है, क्रिया भी एक ही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह सरल वाक्य का उदाहरण है। इसको लिख लीजिए, एक कर्ता प्लस एक क्रिया। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर इसी को देख लीजिए। ठीक है ना। इसके बाद नंबर आता है संयुक्त वाक्य का। ठीक ना, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम 2 साधारण वाक्य आपस में जुड़े हों, उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक ना, ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम 2 साधारण वाक्य आपस में जुड़े हों। ठीक ना, कैसे जुड़े हों इसका पहचान है यथा, तथा और वह, किंतु, परंतु, यथा तथा और एवं, या, अथवा इत्यादि। ठीक, संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें कम से कम 2 साधारण वाक्य एक दूसरे से जुड़े हों। किसके द्वारा जुड़े हों? यहां सामने लिखा है यथा, तथा और, वह, किंतु, परंतु, एवं, या, अथवा आदि समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हों। ठीक है ना, जैसे मैंने राम को बुलाया और उसे वहां पर भेजा ना, मैंने राम को बुलाया और उसे वहां पर भेजा, तो यह क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक, या ऐसे देख लीजिए, राम हंसता है और श्याम रोता है। ठीक ना, यहां से यहां तक एक साधारण वाक्य हो गया और यहां से लेकर यहां तक दूसरा साधारण वाक्य हो गया। ये दोनों वाक्य जुड़े हैं, किसके द्वारा जुड़े हैं? इस समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसके बाद शेष बचता है क्या? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या किसको कहते हैं? जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य हो, क्या हो? मुख्य वाक्य, और दूसरा हो आश्रित उपवाक्य। ठीक, एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा क्या हो? आश्रित उपवाक्य हो, और दोनों आपस में जुड़े हुए हों। ठीक, संयुक्त वाक्य की भांति, लेकिन जुड़े किसके द्वारा हों? कि जो, क्योंकि,
यद्यपि, तथापि, यदि, जब तक। ठीक ना। ऐसे वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। ठीक ना। अब देखिए, अब यहां पर देखिए विकल्प आइए। लड़का दौड़ता है, इसमें एक कर्ता है एक क्रिया है, यह साधारण वाक्य हो गया या सरल वाक्य हो गया। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, यह भी वही है। मैंने लड़के को बुलाया, यह भी वही है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। अब देखिए, इस मेले का उद्देश्य है, मेला लगा हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है कि व्यापार में वृद्धि हो। अब यहां पर देख लीजिए, जो दूसरा वाक्य है वह पहले वाक्य के ऊपर आधारित है। यदि मेला लगा है तो उसका उद्देश्य क्या है, व्यापार में वृद्धि होना। और जब मेला लगेगा ही नहीं तो व्यापार में वृद्धि होगी कहां से, व्यापारी लोग मेले में दुकान लगाएंगे कहां से, है ना। तो कहने का मतलब जो दूसरा वाक्य है वह पहले वाक्य के ऊपर आश्रित है, तो इसको मुख्य वाक्य कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य। और मैंने क्या बताया कि ये दोनों आपस में समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से जुड़े होते हैं, लेकिन किसके द्वारा, देखिए यहां पर पहचान लिखा गया है जो कि यहां पर बीच में दिखाई दे रहा है। तो यह किसका पहचान है, ये किसका पहचान है, मिश्र वाक्य का पहचान है, यहां नीचे लिखा गया है। इसलिए यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। लेकिन पूछ रहा है क्या, सरल वाक्य नहीं है, तो यह भी सरल वाक्य है, यह भी सरल वाक्य है, यह भी सरल वाक्य है। और डी वाला सरल वाक्य नहीं है, बल्कि यह क्या है, मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य। ठीक, बात समझ में आ गई। अब चले आगे, धन्यवाद। ठीक, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, पंडित होते हुए भी वह हठी है। ठीक, अभी इसके पहले हमने एक पहचान बताया है, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, संयुक्त वाक्य में प्रश्न यह पूछ रहा है ना, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में बदलना है क्या, यहाँ पर विकल्प दिया गया है, हमको केवल विकल्प को छांटना है कि संयुक्त वाक्य का कौन सा विकल्प सही है। ठीक है ना। तो इसके विषय में हमने अभी अभी पहले ही बताया है। क्या बताया है, संयुक्त वाक्य का पहचान देख लीजिए, यथा, तथा, और, व, किंतु, परंतु, एवं, या, अथवा, है ना। ये संयुक्त वाक्य का क्या है, पहचान है। दो साधारण वाक्य इन समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर यह शब्द हमको दिखाई दे रहा है, समुच्चय बोधक। यह किसका पहचान है, संयुक्त वाक्य का। किसका पहचान है, संयुक्त वाक्य का। ठीक है ना। एक बार फिर से लिख देता हूं संयुक्त वाक्य का पहचान, यथा, तथा, एवं, व, और, यथा, तथा, एवं, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, ये सब क्या है, संयुक्त वाक्य के पहचान है। दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हों, यदि बीच में यह पहचान दिखाई दे तो आप आंख बंद करके वहां पर लिख दीजिए कि वहां पर संयुक्त वाक्य है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। ये पहला वाक्य साधारण वाक्य, ये दूसरा है, ठीक है ना। ये पहला है, ये दूसरा है।
और यह क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि दोनों वाक्यों को एक दूसरे से जोड़कर रखा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या है, संयुक्त वाक्य। कहने का मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प कौन सा है, ये। ठीक, आगे। दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। दो या दो से अधिक समीपस्थ, समीपस्थ का मतलब कि समीप में स्थित वर्णों का जब मेल होता है और उस मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं संधि। जब दो वर्ण जो एक दूसरे के करीबी हैं, एक दूसरे के समीपस्थ हैं, वे जब आपस में जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने कहा देव धन इंद्र, देव इंद्र, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, पहला जो शब्द है उसके अंत में देख लीजिए अ है, और दूसरे शब्द के शुरुआत में क्या है, छोटी ई है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि दो या दो से अधिक समीपस्थ, समीपस्थ कौन है, इसमें अ है और इसमें छोटी ई है, दोनों एक दूसरे के अत्यंत करीबी हैं। ये दोनों वर्ण जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है ना, अ और ई जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, ए होगा। तो दोनों का संधि क्या होगा, देवेंद्र, ये होगा। यह क्या है, संधि है। क्या है, संधि है। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, विकल्प डी है। एक बात और देख लीजिए, संधि विच्छेद यहां पर लिखा हुआ है। संधि विच्छेद यानी ऐसा शब्द जो कि ऐसा शब्द जो दो शब्दों को मिलाकर के बनाया गया है और उसको अलग अलग किया जाए, ये विच्छेद लिखा हुआ है। विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग करना, अलग करना। संधि माने क्या होता है, जोड़ना। संधि माने क्या होता है, जोड़ना, यानी जुड़े हुए शब्दों को अलग कर देना, उसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। स्वर आप लोग जानते ही हैं, अ से लेकर अह तक व्यंजन आप लोग जानते ही हैं, है ना। आगे चलिए, मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य। ठीक, क्या दीर्घ संधि है, क्या यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है। तो दीर्घ संधि का पहचान अभी अभी हमने बताया है। क्या बताया है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। क्या इन तीनों पहचानों में से कोई एक पहचान इसमें दिखाई दे रहा है, तो आप खुद ही देख लीजिए कि इसमें से कोई भी पहचान दिखाई नहीं दे रहा है, यानी यह दीर्घ संधि नहीं है। ठीक है ना। यह संधि का पहचान क्या होता है, य व र, य व र, यानी जब दो शब्दों को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो बीच में, दोनों शब्दों के बीच में इनमें से कोई एक दिखाई देना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। कहने का मतलब कि यण संधि भी, मतैक्य में यण संधि भी नहीं है। ठीक है ना। और यण संधि होता कहां है, बता दे रहा हूं, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे। जब इनके साथ कोई असमान स्वर जुड़ता है, जब इनके साथ असमान कोई स्वर जुड़ता है तो ये परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें, य में। और इन दोनों के साथ कोई असमान जुड़ता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, व में। और इसके साथ यदि कोई असमान स्वर जुड़ता है तो यह बदल जाता है किसमें, र में। ठीक है, यह क्या है, यण संधि। ठीक, गुण संधि क्या है, गुण संधि का पहचान है ए ओ अर, ये गुण संधि का पहचान है। ठीक है, अब ये मिलता हमको कहां से है, तो थोड़ा इसको भी बता देते हैं। ठीक है ना, देखिए अ
आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा हमारा बन गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इस जोड़े के साथ, इस जोड़े में से किसी एक के साथ जब इस जोड़े में से कोई एक आकर जुड़ता है, ठीक है, तो दोनों मिलकर के इसकी रचना करते हैं, ठीक। और यदि इन दोनों जोड़े में से कोई एक आकर के इन दोनों जोड़े में से किसी एक के साथ जुड़ते हैं, तो ये दोनों मिलकर के ये क्या बनाते हैं, ओ, ठीक है। इसके बाद एक और है री। यदि ये आकर के इन दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, अर बनाएगा। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, गुण संधि में ये दोनों हमेशा प्रथम शब्द में ही रहते हैं, प्रथम शब्द के अंत में रहते हैं, ठीक है। और बाकी ये सब दूसरे वाले पद में, दूसरे वाले शब्द में रहा करते हैं। तो ये क्या है, गुण संधि का पहचान है, ठीक। इसके बाद नंबर आता है क्या, वृद्धि संधि का, ठीक है। और देखिए वृद्धि संधि क्या है, ये यहां तक गुण संधि हो गया, ये गुण संधि हो गया, ठीक ना। और वृद्धि संधि क्या है, आ, ए, आए, ओ, आओ, ठीक। इसका भी आप लोग जोड़ा बना लीजिए, ठीक ना। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। अब देखिए दोनों संधियां एक ही पेज पर है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। यह गुण संधि था जिसमें छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री सम्मिलित है दूसरे वाले पद में। और जो वृद्धि संधि है उसमें क्या है, इसके आगे जाना है हमको, किसके आगे, बड़ा ऊ के आगे जाना है। इन दोनों में से कोई एक जब आकर के इन दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ेगा तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे, आय की रचना करेंगे। और इन दोनों में से कोई एक आकर के इन दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा। कहने का मतलब वृद्धि संधि का पहचान क्या है, अय औ। अब प्रश्न के ऊपर आइए, मतय के लिखा है, मतय में कौन सी संधि है, तो यहां पर त पर अय लगा हुआ है, तो अय किस संधि का पहचान है, अय किस संधि का पहचान है, तो यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो पर अय का मात्रा लगा हुआ है, अय किसका पहचान है, इसका पहचान है। और यह कौन सी संधि है, यह है गुण संधि, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका होगा मत धन ऐक्य, ठीक ना। यहां पर अ है और यहां पर क्या है, अय है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अ के साथ जब अय जुड़ेगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अय, बराबर क्या बनाएंगे, अय, ठीक है ना। तो दोनों जोड़ करके लिख दीजिए, म त, इसके बाद क्या लिखना है हमको, अय, अय हमने लिख दिया, आधा क या मतय, ठीक है ना। उसी प्रकार से है एकाएक, जनैक, वसुधैव, स्वैच्छिक, महेश्वर, है ना, सदैव, तदैव, ये सब क्या है, वृद्धि संधि के ही पहचान है। कहने का मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, विकल्प डी है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर, यह सामासिक पद है या समस्त पद है। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, समास विग्रह, क्योंकि जब तक हमको समास विग्रह नहीं आएगा हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा समास है ना। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, अंतर है जो देश का, अंतर है जो देश का, ठीक है ना, अंतर है जो देश का। तो यह होगा कर्मधारय समास,
ठीक है ना। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास का पहचान क्या है? पहला पहचान रंग, रूप, गुण, धर्म, धर्म है। ठीक है। इसके बाद क्या पहचान है? विशेषण, विशेषण और विशेष्य। ठीक है ना। जिसमें एक पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो विशेषता को बतलाने वाला शब्द है उसको हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, यानी जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो जिसमें एक पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो, वहां पर हमेशा क्या होता है? कर्मधारय समास। अब इसमें देखिए, देश और अंतर दो शब्द हैं। ठीक है ना। देश और अंतर दो शब्द हैं। तो यह अंतर, अंतर का मतलब होता है दूरी। अंतर का मतलब क्या होता है? दूरी, अंतराल जिसको हम कहते हैं। तो यह अंतर या अंतराल या दूरी नामक शब्द देश की विशेषता को प्रकट कर रहा है हमारे हिसाब से, इसलिए यहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास। बात समझ में आ गई? इसके बाद इसको भी देख लीजिए, बहुब्रीहि समास लिखा हुआ है। बहुब्रीहि समास कहां होता है? इसका पहचान क्या होता है? शार्ट में हमारे हिसाब से 1 धन 2 बराबर 3। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह होता है, देखिए सामासिक पद के दो भाग होते हैं। जो प्रथम वाला होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो द्वितीय वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो यह पूर्व पद है, यह उत्तर पद है, यह प्रथम पद है, यह द्वितीय पद है। तो प्रथम पद और द्वितीय पद जब दोनों पद आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो दोनों पदों का महत्व समाप्त हो जाता है और वो दोनों मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे हमने कहा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ध्यान दीजिए यहां पर चंद्र प्रथम पद है, शेखर क्या है? द्वितीय पद। चंद्र माने क्या होता है? चंद्र माने होता है चंद्रमा, और शेखर माने क्या होता है? शिखर। अब इसका समास विग्रह कीजिए, तो समास विग्रह क्या क्या होगा? चंद्रमा है जिनके शिखर पर, शिखर पर, अर्थात, अर्थात कौन? शंकर जी। बात समझ में आ गई? हमने जो अभी अभी बताया, पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो यह प्रथम पद द्वितीय पद के साथ मिलकर के यहां तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। ठीक है ना। जो द्विगु समास है इसका पहचान क्या होता है? संख्या और समूह, यानी ऐसा सामासिक पद जिसका एक पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है, और जब वह द्वितीय पद के साथ मिलता है तो वह किसी समूह का बोध कराता है ना। जैसे हमने कहा द्विज, क्या कहा? द्विज। द्विज में द्वि प्रथम पद और ज द्वितीय पद। द्विबन का अर्थ क्या होता है? दो बार, और ज माने क्या होता है? जन्म लेने वाला, अर्थात कौन? अच्छा ठीक ठीक, ये तो इसमें देखिए, इसमें बहुब्रीहि समास हो गया, अर्थात, अर्थात पक्षी। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। मैं बता रहा था क्या? द्विगु समास, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और दोनों दूसरे पद के साथ मिलकर के समाहार का बोध कराता है। जैसे हमने कहा नवग्रह, क्या कहा? नवग्रह, 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 इसका समास नव प्रथम पद और द्वितीय पद ग्रह। ठीक ना। नव ग्रहों का समाहार। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। ठीक ना। नव संख्यावाची, ग्रह, नव ग्रहों का समाहार, यह द्विगु समास हो गया।
है ना, अष्टकोण, अष्टकोण, अष्ट प्रथम पद संख्यावाची हो गया, कोण यानी 8 कोणों का समूह, ये क्या हो गया, द्विगु समास का उदाहरण हो गया। ठीक, उसी प्रकार से द्वंद्व समास का, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व का मतलब होता है दो, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दो। इस अब दो का मतलब आप पूछेंगे तो मैं बता रहा हूं कि जहां पर यानी जिस सामासिक पद के दोनों पद आपस में बराबर हो, आपस में प्रमुख हो, प्रधान हो, वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और इसका पहचान होता है यह चिन्ह, इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। दोनों पद इस योजक चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत होते हैं या प्रकट होते हैं। जैसे हमने कहा दाल रोटी, दाल रोटी, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है और, तथा, अथवा, एवं, व इत्यादि होता है। तो दाल रोटी का यदि हमको समास विग्रह करना हो गया तो दाल बीच में योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, और, एवं, तथा, अथवा इत्यादि लिख सकते हैं ना। दाल रोटी, दाल या रोटी, दाल और दाल रोटी, दाल और रोटी, है ना। आकाश पाताल, आकाश और पाताल, हम तुम, हम एवं तुम, है ना। दाया बाया, या तो दाया या तो बाया, ये क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है ना। अब प्रश्न पर जाइए, देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, इस बात को नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है, रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुबीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, सिली मुख। अब हमको तो यह जानना जरूरी है कि सिली मुख, सिली मुख का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तो सिली मुख का अर्थ होता है भौरा, सिली मुख का अर्थ होता है भौरा, और सिली मुख का अर्थ होता है बाण, और सिली मुख का अर्थ होता है संग्राम, संग्राम, लड़ाई, युद्ध इत्यादि होता है। शब्द एक ही है, शब्द एक ही है और उसके तीन अर्थ, भौरा, बाण, संग्राम। और एक बात आपको भली भांति पता है कि जब शब्द एक ही होता है और उस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ, चिपका हुआ। इसका मतलब कि शब्द एक ही है और उससे कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ। तो ये जो लिखा हुआ है सिली मुख में अलंकार है, पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, तो यह श्लेष अलंकार है। बात समझ में आ गई। आगे, असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है, रेखांकित भाग में कौन सा पदबंध है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है, क्रिया विशेषण। पहले तो यह जान लीजिए कि क्रिया विशेषण किसको कहते हैं। विशेषण एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, विशेषता को बतलाने वाला, यानी ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बतलाती है, बतलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। क्रिया किसको कहते हैं, ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। अब क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। बात समझ में आ गई। ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे सीता धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है ना। यहां पर क्रिया कौन सा है, चलना है। अब चलने की विशेषता यह शब्द बतला रहा है। बात समझ में आई। चलना क्रिया है और
इस क्रिया की यह शब्द विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है ना। सर्वनाम तो यह क्रिया विशेषण नहीं है, यह जो पूछ रहा है यह क्रिया विशेषण नहीं है। विकल्प भी क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सर्व माने सबका, सर्व माने सबका और नाम, सर्व माने सबका नाम, यानी जो सबका नाम है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। कहने का मतलब जिस शब्द को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे हमने कहा रमेश, मैंने क्या कहा, रमेश तुम यहां आओ, तो रमेश क्या हुआ, संज्ञा हुआ क्योंकि वह किसी का नाम है। लेकिन यदि मैं कहूं कि तुम यहां आओ, तो रमेश के स्थान पर मैंने तुम शब्द का प्रयोग किया, तो वह तुम क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। विशेषण क्या है, हमने पहले ही बता दिया ऊपर ही कि जो शब्द किसी की विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्रिया किसको कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की स्थिति का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहां पर सुनी जाती है, ठीक ना, तो यह क्रिया विशेषण नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है। क्यों विशेषण नहीं है, यहां पर लिखा है जाति, जाति का मतलब जाना से है, जाना शब्द से बना है जाति, जाना क्या है, एक क्रिया है। यहां क्या लिखा है, सुनी, सुनना एक क्रिया है। ठीक है ना। तो यहां पर पूछ रहा है क्या, पदबंध, ये जो पदबंध दिया गया कौन सा पदबंध है, ये जो पदबंध पूछ रहा है इनमें से कौन सा है, तो विशेषण भी नहीं है, ठीक है ना, तो यहां पर है क्रिया। बात समझ में आ गई। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती, इस सुनी जाती रेखांकित अंश में यह क्रिया नामक पदबंध है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से, जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों की रत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। प्रश्न क्या पूछा है, यत्न से आशय, आशय का मतलब क्या होता है, अर्थ, क्या है, अर्थ, यानी यत्न का अर्थ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा होगा। तो यत्न माने होता है प्रयास, प्रयास होता है, प्रयत्न, प्रयत्न भी होता है, ठीक ना। तो यहां पर देखिए विकल्प में प्रयास दिया भी है, ठीक है। कहने का मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, विकल्प सी। इसके बाद गद्यांश वही है, इस गद्यांश में से अगला प्रश्न आपको छांटना है, इस प्रश्न का उत्तर जो कि विकल्प दिया गया है, कपोलों की भाषा, कपोलों की भाषा है, कैसा है, आप पढ़िए इसको, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, अच्छा ठीक, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, तो क्या यह शब्द रहित, यह शब्द दिया है विकल्प में, भाव रहित, ज्ञान शब्द रहित, ठीक, विकल्प डी, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या है, शब्द रहित, ठीक है ना। कपोल का मतलब क्या होता है, कपोल का मतलब गाल होता है, ठीक। अगला प्रश्न, गद्यांश वही है, प्रश्न पूछा है, अरण्य का पर्याय नहीं है, तो पहले आप यह तो जानिए कि अरण्य माने क्या होता है, तो अरण्य माने होता है जंगल, क्या होता है, जंगल। अब छाटिए विकल्प, यहां पर लिखा है वन, वन माने जंगल होता है, सही है। कानन माने जंगल होता है, यह भी पर्यायवाची है, जंगल तो पहले से ही दिया हुआ है, और इसमें एक विकल्प दिया हुआ है उपवन, उपवन, उपवन यही विकल्प है जो कि अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, विकल्प डी, उपवन का मतलब होता है बगीचा, उपवन का मतलब क्या होता है, बगीचा, ठीक। तो ये रहे आज
11वें प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेहनत से समय जो कि करीब है आपकी परीक्षा की, उस परीक्षा की तैयारी में जुटे रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए ताकि हर एक बात आपको भली भांति एकदम समझ में आ जाए। धन्यवाद।